अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस से अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला नहीं। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके आवाम की खिदमत करूँगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करने के लिए पुरअज़्म हैं। कहा, हम पाकिस्तान की तामीर करने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिजली हमारे दौर में सस्ती थी, अब फिर गरीब की पहुंच में लाएंगे, मजदूर का घर भरेंगे। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। मेरे और मरियम के खिलाफ जारी मुकदमात बनाए गए। शहबाज शरीफ और बेटों को भी जेल में बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर पहले खिताब में अपने दुख बयान कर दिए। कहा कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसीलिए वजारत अज़मा से निकाला गया, साथियों को जेल में डाला गया। राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी को भी बंद नहीं किया, जबकि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। मरियम बैठी है यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पूछे इससे कि वो अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं कोट लखपत जेल में कैदी था, बंद था, नैब वाले आकर मेरी आंखों के सामने इसको कैद करके लेके जाना चाह रहे थे। इसको भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राना सनाउल्लाह को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। और लोगों को ख्वाजा साद रफीक जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे, 2 साल जेल में बंद रखा। 23 साल में 15 साल मैं या तो मुल्क से बाहर या जेल में या मुकदमे भुगतता रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता। जन्नत, हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर तंज और तनकीद की। बोले, महंगाई के जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं, वो शख्स है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। कहा, नून लीग के जलसे में ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं होता। हम वो नहीं जो किसी की पगड़ी उछालें। बोले, उनके पास तस्वीर है लेकिन तब पढ़ते हैं जब कोई देखता ना हो। आज तो सोचना पड़ता है, हालात इतने मुश्किल हो गए, बिजली का बिल दिया जाए या फिर बच्चों का पेट पाला जाए। ये शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं है, ये उससे बहुत पहले, अभी बहुत पहले का शुरू हो चुका था। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें, ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा करूं, लेकिन तस्वीर मैं उस वक्त फेरता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में होने वाले काम भी गिनवाए। बोले, क्लिंटन की 5 अरब डॉलर्स की इमदाद ठुकरा कर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। लोड शेडिंग और महंगाई कम की। हमारे हुकूमत खत्म ना की जाती तो पाकिस्तान जन्नत बन जाता, हम G20 में शामिल हो जाते। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने तकरीर के आगाज़ में अपने ख़ानदान के मरहूमीन को याद किया। कहा, वालिद, वालदा और अहलिया का इंतकाल हुआ जिन्हें कब्र में भी नहीं उतार सका। कुलसूम नवाज की तबीयत ख़राब थी, जेल हुकाम से दरख्वास्त की एक बार बात करवा दें, फ़ोन होते हुए भी बात नहीं करवाई गई। मरियम साथ वाले सेल में थी, उससे भी ना मिलने दिया। जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इतला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इतला मिलती है। जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो, मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। मैंने कहा, देखो तुम्हारे मेज के ऊपर 2 फोन पड़े हैं, ये 2 मोबाइल पड़े हैं, ये 2 लैंडलाइन पड़ी है। यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा, हमें इजाजत नहीं है, बात नहीं कराई। जलसे में नवाज शरीफ ने इशार की सूरत में भी अपने दिल का हाल बयान किया। कौन कौन से शेर पढ़े, आइए आपको भी सुनवाते हैं। गालिब ने शायद हम जैसों के लिए कहा है, मुझ जैसों के लिए कहा है गालिब ने शायद, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से
बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए, हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। नवाज शरीफ ने खिताब के आखिर में पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ भी की। क्या क्या मांगा, आप भी जानिए। दुआ करो, अल्लाह ताला तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को कौम को मुसीबतों से नजात अता फरमा, हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर, हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज्जत रोजगार अता फरमा, हमें महंगाई से निजात अता फरमा, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिसे ख़त्म ना करना चाहे तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ जिंदा मिसाल है। मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून के जलसे में मरियम नवाज का जज्बाती खिताब। आप दीदा हो गई, कहना था कि आज नवाज शरीफ वापस अपने लोगों में आ गए हैं। समझती थी मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मगर पार्क कारकुनों के लिए छोटा पड़ गया। जलसागाह में सिर्फ 10% लोग हैं, बाकी बाहर के हैं। मैंने आपको ये बताना था कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे। पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए, देख लो। वो आज अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। अभी यहाँ पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौक दे सारी सड़कें माशाल्लाह। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जब यहाँ आ जाएंगे तो वो कहाँ समाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ गए हैं, अब कौम की तकदीर बदलेगी। जलसे से खिताब में कहा नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली तो इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी लेकिन सब्र किया। बोले 76 साल में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जितने लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जमा हुए हैं। आज ये कौम का बेटा आ गया है और यहाँ पर कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए बुजुर्गों, भाइयों और जवानों, बहनों, नवाज शरीफ आ गया है। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ जिसने जेलें काटी हैं, सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है। पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। मैं आपको सलाम पेश करता। और अब आपको बताएं, लाहौर में मुस्लिम लीग नून के जलसे में मुल्क भर से आए कारकुनों को वार्म अप करने के लिए मरियम नवाज जोशीले अंदाज में नजर आईं। कारकुनों से नारे भी लगवाए, यूथ के नारों का भरपूर जवाब देती रहीं। मरियम नवाज सालों बाद वालिद की वतन वापसी पर जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। आंसू की लड़ी ऐसी जारी हुई कि रोके नहीं रुक सकी। स्टेज आमद के मौके पर भी सीनियर क़यादत कायद से गले लगकर आबदीदा हो गई। मरियम नवाज ने स्टेज संभाले रखा, जलसे की कंपेयरिंग खुद करती रही, पंडाल में मौजूद हाजरीन और कायदीन को बोर ना होने दिया, हर लम्हा उम्मीद की बात करती रही। सियासी मुखालिफिन पर हल्की फुल्की तनकीद भी जारी रही। आगे बढ़ें, यहाँ आपको बताएं सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी को पाकिस्तानियों ने खुशआइंद करार दे दिया। कहा मुल्क को बदहाली से निकालने के लिए नवाज शरीफ ही किरदार अदा कर सकते हैं। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वतन से 4 साल की दूरी का दौर ख़त्म हो गया है। दुबई से सुबह 11:04 से शुरू होने वाला सफ़र अब शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर हुआ था और कायद नून लीग पहले इस्लामाबाद पहुंचे, जहां कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत किए। बाद लाहौर के लिए उड़ान भरी जलसागाह में जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब आबदीदा हो गई। जलसागाह पहुंचने पर नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ का इस्तकबाल। मीनार पाकिस्तान जलसे में नून लीग के मरकजी कायदीन कारकुनान का लहू भी गरमाते रहे। कारकुन अपने कायद के इस्तकबाल में पुरजोश नजर आए। नून लीग के कायदीन ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हमारे कायद, हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलने की बुनियाद आज रखी जाएगी। जिन लोगों ने पानामा के नाम पर दूसरे तरीकों से नवाज शरीफ को और अहले पाकिस्तान को जुदा करने की कोशिश की, उनकी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं, वो चकनाचूर हो चुके हैं, वो तारीख के कूड़ादान में गुम हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल को तारीख़ी करार दे दिया है। अमीर मकाम कहते हैं कि जिस तरह आज लोग निकले, ऐसे पहले कभी नहीं निकले। नवाज शरीफ के अच्छे कामों की वजह से लोग इस्तकबाल के लिए निकले हैं। शेख रोहेल असगर का इस हवाले से कहना था कि नवाज शरीफ घर पर बैठने नहीं आए हैं, अवाम से मिलते रहेंगे। पता नहीं पीपल्स पार्टी क्यों खाइफ है। बोल से गुफ्तगू में माइजा हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ गुर्बत मिटाने के लिए आए हैं। आज के जलसे की मेहनत एक बेटी ने वालिद के इस्तकबाल के लिए की है। सियासी कैरियर में आज तक नहीं देखी जिस तरह लोग निकले। अगर मोटरवे पर आप देख लेते कि पूरी मोटरवे भी जैम हो गई, हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग निकले, जज्बे से निकले। उम्मीद रखते वैसे आज पाकिस्तान के लोग निकल आए। वो घर बैठने के लिए तो नहीं आए ना, अपने मुल्क में फिरेंगे, अपने मुल्क के अवाम को देखेंगे, उनके मसाइल देखेंगे, उनके पास जाएंगे। पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्यों खाइफ है कि नवाज शरीफ साहब आ गए। लोगों को पूरा इत्मीनान है कि उनको 2013 की तरह के रिलीफ मिलेंगे और उन्होंने ये तकरीर में भी मेंशन किया था कि उस वक्त रोटी कितने की थी और अब रोटी कितने की है और मैं गुर्बत मिटाने आया हूँ इंशाल्लाह। और वो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात की उन्होंने कि वो ये जो है बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ एक बेटी ने अपने बाप के लिए जो है मेहनत की है। हाँ, पार्टी में सारे शामिल थे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ की वतन वापसी पर खुशी का इजहार। कायद नून लीग की आमद पर अपने ट्वीट में लिखा, कोई भी जबरो तसल्लुत लंबे अरसे तक किसी मुहिब वतन के अपने मुल्क आने का रास्ता नहीं रोक सकता। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने वतन वापसी पर दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। मुस्लिम लीग नून दुबई विंग का कायद नवाज शरीफ के एजाज़ में अशाया, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी के कायद नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क डिफॉल्ट से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान की ताजिर बरादरी को नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद है और इस बात का इदराक है कि वो मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं और खुशहाली ला सकते हैं। नवाज शरीफ डॉलर्स को नीचे लाएंगे, पेट्रोल भी सस्ता होगा। अफसोसनाक वाक़या हुआ है कोयटा में। बैनुल सूबाई शाहराह पर मुसाफिर बस और वैन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया। मुसाफिर बस रुकनी से लोरा लाई जाने वाले मुसाफिर वैन से टकराई। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराइम की दुनिया से खबर देंगे आपको। कराची के इलाके इतिहाद टाउन में फायरिंग का वाकया। घरेलू रंजिश पर सगे भाई ने छोटे भाई और भाभी को फायरिंग करके कत्ल किया है। कत्ल होने वाले दोनों अफराद की शनाख्त इब्राहिम वल्द जमशेद और शकीला जौजा इब्राहिम के नामों से हुई है। थाना इतिहाद टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम से पूछताछ और मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लाड़काना में डाकुओं ने दुकान लूट ली। लाड़काना मार्केट थाना की हुदूद में 3 डाकू करियाना की दुकान से 50,000 रुपए नकद, मोबाइल फोन और घी के डब्बे लेकर फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी 3 मुसल्लह अफराद को असलहे के जोर पर डकैती करते हुए देखा जा सकता है। दुकानदार का कहना है कि पुलिस को इतला तो दे दी है मगर शहर में अब दुकानदार महफूज नहीं है। और अब बात करेंगे इसराइल की जुल्म बर्बरियत की। तो गजा में इसराइली बमबारी शहीद बेगुनाह फलस्तीनियों की तादाद 4,403 हो गई है। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 13,561 है, जिसमें 1,756 बच्चे और 967 खवातीन शामिल हैं। शोहदा में 70% तादाद बच्चों और खवातीन और बूढ़ों की है, जबकि शोहदा की एक बड़ी तादाद तबाहशुदा इमारतों के मलबों में दबी हुई है। इसराइली ज़मीन
پیش قدمی کا آغاز اور مغربی کنارے پر بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے اور جنوبی لبنان سرحد پر بھی اسرائیل نے فضائی حملے کیے ہیں، جہاں حزب اللہ نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے حماس کے ساتھ مل کر کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناجائز صہیونی ریاست اپنے سوا دنیا کی کسی قوم، رنگ، نسل کو انسان نہیں سمجھتی ہے۔ اسرائیل کی صفاقی اور بربریت کی داستانیں روز رقم ہو رہی ہیں اور پوری دنیا اب اس بات کی گواہ ہے کہ اسرائیل فلسطینی بچوں کا قاتل ہے۔ اسرائیل انسانیت کا قاتل تھا، ہے اور رہے گا۔ ہر روز معصوم فلسطینی بچوں کے درد، خوف اور تکالیف میں آنے والے مناظر ناجائز ریاست کی بربریت کے ثبوت۔ صرف انسان ہی نہیں، چرند و پرند بھی اسرائیلی بربریت کا شکار ہیں۔ القدس اسپتال میں ایک نرس کے ہاتھ میں یہ چڑیا بم دھماکے کی شدت سے زخمی ہو گئی ہے۔ بدترین نسل کشی اور حملوں کے باوجود فلسطینیوں اپنے خدا پر اور اپنے عزم پر یقین رکھو۔ جمعے کی اذان دیتا فلسطین میں ایک شخص دنیا کو یہی پیغام دے رہا ہے۔ قابض اسرائیل نے وسطی غزہ میں نصیرت کیمپ پر فضائی حملہ کیا ہے، جس سے درجنوں شہادتوں کا خدشہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 18 فلسطینی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے کیمپ میں واقع ایک مصروف مارکیٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں قیمتی فلسطینیوں کی شہادت کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کی صفاقی اور بربریت کا مظاہرہ جاری ہے اور وسطی غزہ میں نصیرت کیمپ پر فضائی حملہ کر دیا گیا ہے اور اب ان حملوں میں مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ افسوسناک خبر دیں گے، غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر بھی شہید ہو گئے۔ اونی الدوس کی خواہش تھی کہ وہ بڑے یوٹیوبر بنے اور ان کے 1 لاکھ سبسکرائبرز بنے۔ رپورٹس کے مطابق اونی الدوس کے تمام گھر والے بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں سبسکرائبر رکھنے والا 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اسرائیلی بمباری میں شہید۔ 12 سالہ اونی الدوس نے غزہ پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے کچھ عرصے قبل یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا تھا، جہاں وہ گیمنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک مشہور یوٹیوبر بنے۔ اونی الدوس کے یوٹیوب چینل پر 31,000 سے زائد سبسکرائبر ہیں، جس پر وہ صرف اور صرف 11 ویڈیوز شیئر کر سکے۔ اونی الدوس کا خواب تھا کہ ان کے 1 لاکھ سے زائد فالوور ہو جائیں، لیکن وہ غزہ پر تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق اونی الدوس کے تمام گھر والے بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں۔ القدس اسپتال میں 12,000 سے زائد افراد، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے، پناہ لیے ہوئے ہیں۔ الجزیرہ اور TRT کی ایک خصوصی فوٹیج میں دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے القدس میں پناہ لینے والوں کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ صحافیوں کے تحفظ اور سلامتی کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بتایا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں 7 اکتوبر سے اب تک 22 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ شہید صحافیوں میں 18 فلسطینی اور 1 لبنانی شامل ہے۔ CPJ کے مطابق فلسطینی صحافی اسرائیلی بمباری اور فوجیوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں 3 صحافی لاپتہ اور 8 زخمی ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں، فاشسٹ اور نازیوں کے نقش قدم پر چلنے والی اسرائیل اپنے خلاف معمولی خبر اور تنقید سننے کا روادار نہیں ہے۔ صہیونی حکومت نے حماس کے دہشت گردانہ کہنے پر برطانوی خبر رساں ادارے BBC پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنے ملک میں الجزیرہ کے تمام دفاتر کو بند کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے الجزیرہ کی نشریات کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ اظہار آزادی کے سب سے بڑی حامی امریکہ نے اسرائیلی اقدام پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے۔ حماس کو دہشت گرد نہ کہنے اور اسرائیلی بربریت دکھانے پر اسرائیل کا آزادی اظہار پر بڑا حملہ، BBC اور الجزیرہ کو نشانہ بنا دیا۔ اسرائیل نے اپنے ملک میں الجزیرہ کی تمام نشریات پر پابندی لگاتے ہوئے اس کے تمام دفاتر کو بند کر دیا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹی وی نے الجزیرہ کی نشریات کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اسرائیل میں قطر کے قائم الجزیرہ کے دفاتر کی بندش کا اعلان۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اسرائیلی وزیر مواصلات شلوم پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ برطانوی خبر رساں ادارے BBC کو بھی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیل نے حماس کو دہشت گرد نہ لکھنے اور پکارنے پر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ BBC کے تمام رپورٹرز کو اسرائیل میں کام کرنے سے روک دیا جائے گا۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ BBC کی نشریات منافقانہ ہے۔ ایک بار پھر لندن میں فلسطین کی حمایت میں تاریخی مارچ فار فلسطین کے تحت 1 لاکھ مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی اور امدادی سامان کی محفوظ منتقلی کا مطالبہ کیا۔ مارچ کے شرکاء لندن کے ہائیڈ پارک میں جمع ہوئے اور پھر وہاں سے سرکاری علاقے وائٹ ہال کی جانب مارچ کیا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے دیگر ممالک میں فلسطین کی حمایت میں احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
पूरी दुनिया में फलस्तीन की हिमायत और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में 1 लाख अफराद का मार्च फॉर फलस्तीन। मुजाहिरीन ने गजा में जंग बंदी और इमदादी सामान की महफूज मुंतकली का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम लहराए, इसराइल की मजम्मत की और दहशत गर्दी रोकने का मुतालबा किया। काबुल में वजीर अकबर खान में हजारों अफराद ने फलस्तीन की हिमायत में रैली निकाली और गुम्बद खजरा की यादगार पर इसराइल को मिटाने का अज़म दोहरा दिया। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग में फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरा हुआ। पुलिस ने फलस्तीन के परचम को लहराने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिस पर दीगर मुजाहिरीन ने पुलिस वैन का घेराव कर लिया और कैद शख्स की रिहाई तक। इसके अलावा दुनिया के कोने कोने में फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरे हुए। आए इन सब पर एक नजर डालते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुझे माओ बहनों ने फलस्तीन के लिए अपने जेवरात दिए, मैं अपनी माओ का मशकूर हूँ। अगर इसराइल को दहशतगर्द करार न दिया तो अमेरिका सुन लो, इस्लामाबाद में तुम्हारा सफारत खाना मौजूद है। खानेवाल में जमात इस्लामी के जलसा आयाम से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि बहुत जमातों ने कहा कि उनका साथ दूं, लेकिन मैंने कहा कि मेरी पार्टी सिर्फ सियासत नहीं बल्कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहती है। आज यहाँ माहौल है, मुझे अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए अपने जेवरात पेश किए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी माओ बहनों और बेटियों को दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत से नवाजे। काश यही जज्बा आपकी हुक्मरानों का होता। आज हमारे हजारों माए बहनों और बेटियां आसमान की तरफ मुंह करके हमें पुकार रही है, कहाँ है उम्मत मुस्लिमा। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका ने गजा में इसराइल की सरपरस्ती बंद ना की और गजा जाने के लिए रास्ते ना खोले और इसराइल को एक जंगी मुजरिम और दहशतगर्द आलमी सतह पर करार नहीं दिया, तो अमेरिका सुन लो, इस्लामाबाद में तुम्हारा सफारत खाना मौजूद है। अगर आप हमारे मुफादात का एहतराम नहीं करते, फिर हम आपके मुफादात पर भी वही वार करेंगे जो हम कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब के आखिर में फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ करवाई। कहा, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को आज़ादी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फ़लस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे भी जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फ़लस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध का अवामी मसाइल और अवाम को सूबे के वसाइल से दूर रखने के खिलाफ सिंध अमन मार्च करने का ऐलान किया है। खैरपुर के शहर टेढ़ी आज काफिला कराची के लिए रवाना होगा, जो 2 नवंबर को कराची पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सेक्रेटरी जनरल JUI सिंध मौलाना राशिद महमूद सोमरू की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा, मार्च में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती भी किया जाएगा, जबकि कराची में मार्च से फ़लस्तीन और हमास के रहनुमा भी खिताब करेंगे। 2 नवंबर को लाखों इंसानों का समंदर कराची में जमा होगा। कराची पहुंचने पर हमने सिंध अमन मार्च के एजेंडे के साथ साथ उस एजेंडे में तूफान अक्सा को भी शामिल किया है। दोनों एजेंडे जमा होंगे, जिसमें मुझे आज ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है। कराची सिंध अमन मार्च की स्टेज और तूफान अक्सा के स्टेज पर बराह रास्त किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस के नुमाइंदगान, फलस्तीन के नुमाइंदगान और हमास के नुमाइंदगान, और वो 2 नवंबर को कराची स्टेज पर हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान के आवाम से मुखातब। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का, जहां वर्ल्ड कप 2023 के 20वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 229 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम 400 रन के हदफ के ताक़ुब में 170 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के मार्क वुड 43 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे।
चौके छक्के और विकेटों की बरसात, जनूबी अफ्रीकी टीम आई और छा गई। वर्ल्ड कप 2023 के 20वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 229 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम 400 रन के हदफ के ताक़ुब में 170 रन पर ढेर हो गई। अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक 4, रेजा हेंड्रिक्स 85 और रेजी वैन डोजन 60 रन पर आउट हुए। एडन मरक्रम ने 48 और हेनरिच क्लासन ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की जानिब से आदिल रशीद ने 2 और रिकी टॉपली ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के मार्क वुड 43 रन के साथ नुमाया रहे। एटिंग्स 35, हैरी ब्रूक 17 और कप्तान जॉर्ज बटलर 15 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से केराल्ड कोजी 3 जबकि लंगी नकदी और मैक्रो जैनसन 2 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। मैन ऑफ द मैच जनूबी अफ्रीका के हेनरिच क्लासन करार पाए। वर्ल्ड कप का टाकरा, श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर पहली कामयाबी अपने नाम कर ली है। सुदेरा समर विक्रमा 91 रन बनाकर नुमाया रहे। नीदरलैंड्स की तरफ से आर्यन दत्त ने 3 विकेट हासिल की। कुफ्र टूट ही गया खुदा खुदा करके। वर्ल्ड कप के 19वें मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर बिलाखिर फतह के सफर का आगाज कर। श्रीलंका की इनिंग्स की खास बात सुधीरा समरा विक्रमा की 91 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स रही। दीगर खिलाड़ियों में पाथिम नासिनका 54, चरत असलंका 44, धनंजय डी सिल्वा 30 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। नीदरलैंड्स की तरफ से आर्यन दत्त ने 3, पॉल विन मैक्रन और कॉलिन एक्रमन 1 श्रीलंकन बैटर को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। नीदरलैंड्स के साइब्रेंड एंड जलब्रेट 70 और लोगन वैन बैक 59 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। श्रीलंका के दिलशान वदुशंका और कसन राजाथा ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि महेश थेक्शाना के हिस्से में 1 विकेट आई। श्रीलंका की मेगा इवेंट में ये पहली कामयाबी है। इसे जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि नीदरलैंड्स की ये तीसरी शिकस्त है। और यहाँ आपको बताएं, पापुआ न्यू गिनी के साहिल समंदर पर एक पुरस्कार खस्ता हाल समुद्री मखलूक बहकर आ गई। साहिल पर आने वाली जलपरी नुमा मखलूक ने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया। माहिरीन के मुताबिक एक समुद्री ममालिया जानवर है, लेकिन इसकी शनाख्त नहीं कर सकते। ताहम लाइफ साइंस के मुताबिक इस मखलूक को ग्लोबस्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक नामालूम नामियाती मांस है। इस पर पुरस्कार शय की असलियत का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि लाश का ज़्यादातर हिस्सा सड़ चुका है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।